नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम डीसी जनरेटर के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि डीसी जनरेटर है उसको अपन किस किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं तथा ये डीसी जनरेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर के प्रकार, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, डीसी जनित्र का वर्गीकरण। डीसी जनित्र का वर्गीकरण या फिर डीसी जनरेटर के प्रकार, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का हम वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि डीसी जनरेटर को हम किस किस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, डीसी जनरेटर को सबसे पहले हम केवल दो बेसिस पर वर्गीकृत करते हैं, जिसमें एक तो होता है प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा होता है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि ये प्राइम मूवर होता क्या चीज है। तो देखिए, हमने समझा था कि डीसी जनरेटर होता है, जो जनित्र होता है उसको इनपुट के अंदर हम क्या देते हैं, तो इनपुट के अंदर उसको देते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। इनपुट के अंदर क्या देते हैं, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। और जब ये यांत्रिक ऊर्जा इसको प्राप्त करके ये हमको आउटपुट में क्या देता है, तो ये आउटपुट में हमको देता है विद्युत ऊर्जा। आउटपुट में हमको क्या देता है, विद्युत ऊर्जा। तो डीसी जनरेटर को हमको इनपुट में क्या देनी पड़ेगी, यांत्रिक ऊर्जा। तो जिस मशीन की सहायता से जिस मशीन की सहायता से या जिसकी सहायता से डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, वही मशीन या फिर वही युक्ति क्या कहलाती है, प्राइम मूवर कहलाती है। तो प्राइम मूवर का मतलब डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए हम जिस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, जिस डिवाइस का हम उपयोग कर रहे हैं, वो युक्ति, वो डिवाइस, वही क्या कहलाती है, आपकी प्राइम मूवर कहलाती है। तो प्राइम मूवर का क्या काम है, डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना। तो सबसे पहला जो हम वर्गीकरण करेंगे जनरेटर के अंदर, वो हम करेंगे प्राइम मूवर के आधार पर। तो अगर डीसी जनरेटर के वर्गीकरण की बात करें तो इसका जो फर्स्ट प्रकार होता है वो होता है आपका प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण किसके आधार पर होता है, प्राइम मूवर के आधार पर। दूसरा हम जो वर्गीकरण कर देंगे, सेकंड जो इसका प्रकार होता है वो होता है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। अब ये उत्तेजना प्रणाली का मतलब क्या होता है, अब डीसी जनरेटर के अंदर एक वाइंडिंग होती है और उस वाइंडिंग को हम जानते हैं फील्ड वाइंडिंग के नाम से। डीसी जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम फील्ड पोल के ऊपर लगाते हैं, और जब इस फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देंगे तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम जिस क्या देते हैं, सप्लाई जो दी जाती है वही क्या कहलाती है, उसकी उत्तेजना प्रणाली कहलाती है। यानी कि डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हम अलग अलग प्रकार से सप्लाई प्रदान करते हैं, उसके आधार पर भी हम जनरेटर का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो जनरेटर का सबसे पहले हम जो वर्गीकरण करते हैं वो कितने आधार पर करते हैं, तो जनरेटर का सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं प्राइम मूवर के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण करते हैं वो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर करते हैं। प्राइम मूवर आपके समझ में आ गया होगा कि प्राइम मूवर की सहायता से डीसी जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर जिस मशीन या जिस डिवाइस की सहायता से जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, वो मशीन, वो डिवाइस, वही क्या कहलाती है, प्राइम मूवर कहलाती है। अब प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर होता है वो तीन प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। एक होता है आपका हाइड्रो टरबाइन जनित्र, एक होता है आपका हाइड्रो टरबाइन जनित्र, दूसरा होता है आपका थर्मल टरबाइन जनित्र, दूसरा होता है आपका थर्मल टरबाइन जनित्र, और तीसरा होता है आपका डीजल इंजन जनित्र। तीसरा क्या होता है आपका, डीजल इंजन जनित्र। तो प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के, तो प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर हैं वो तीन प्रकार के होते हैं।
अर्थात इस जनरेटर के आर्मेचर को घुमाने के लिए हम जिन जिन संसाधन का उपयोग करेंगे उसी के आधार पर हमने जनरेटर का वर्गीकरण कर दिया। तो प्राइम मूवर के आधार पर पहला जनरेटर हो गया आपका हाइड्रो टर्बाइन, दूसरा जनरेटर हो गया आपका थर्मल टर्बाइन और तीसरा हो गया आपका डीजल इंजन। अब देखिए हाइड्रो टर्बाइन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक क्या किया जाता है, पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, टर्बाइन की ब्लेड के ऊपर पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे क्या होता है आपका वो टरबाइन क्या होता है उस पानी की धार के साथ क्या होता है घूमने लगता है। अब इस टरबाइन के साथ इस जनरेटर के आर्मेचर के शाफ्ट को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही हाइड्रो टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर का जो शाफ्ट है आर्मेचर है वो भी क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। और जैसे ही जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा तो वो क्या करेगा, फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। और जब फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो उस जनरेटर के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रो टरबाइन की सहायता से इस जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इस जनरेटर का हमने नाम रख दिया हाइड्रो टरबाइन जनरेटर। अब इस जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर होता है ना, इस जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर होता है वो होता है सैलिएंट पोल टाइप का। कौन सा होता है आपका, सैलिएंट पोल प्रकार का। सैलिएंट पोल प्रकार के आर्मेचर का क्या करते हैं अपन इसके अंदर उपयोग करते हैं। अब ये सैलिएंट पोल टाइप आर्मेचर की विशेषता क्या होती है, इस आर्मेचर का जो व्यास होता है ना, इस आर्मेचर का व्यास क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। इस आर्मेचर का व्यास होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन इस आर्मेचर की जो चौड़ाई होती है या इस आर्मेचर की जो लंबाई होती है वो लंबाई क्या होती है, कम होती है। और इसका व्यास क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। तो जिस आर्मेचर का व्यास ज्यादा हो और उसकी लंबाई कम हो तो वो आर्मेचर कौन सा कहलाता है, तो वो आर्मेचर कहलाता है आपका सैलिएंट पोल आर्मेचर। कौन सा कहलाता है आपका, सैलिएंट पोल टाइप का आर्मेचर। तो ये आर्मेचर कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर ये सैलिएंट पोल है, ये पोल है, इनके ऊपर क्या की जाती है, इसके ऊपर यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है। तो ये जो आर्मेचर होता है आपका सैलिएंट पोल टाइप आर्मेचर, इस आर्मेचर का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, हाइड्रो टरबाइन अल्टरनेटर के अंदर उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, पोल्स की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, पोल्स की संख्या क्या रखी जाती है इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर क्या होती है, पोल की संख्या क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। पोल की संख्या क्या होती है इसके अंदर, ज्यादा, उल्टा बोला मैंने। इसके अंदर पोल की संख्या क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। अब जब पोल की संख्या ज्यादा होगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो ये जो सैलिएंट पोल आर्मेचर होता है या सैलिएंट पोल आर्मेचर की क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है आपकी, कम होती है। और घूर्णन गति कम क्यों होती है, क्योंकि इसकी एक तो अक्षीय लंबाई यानी कि जो व्यास होता है वो ज्यादा होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। इसके अंदर पोल की संख्या ज्यादा होती है, इसके कारण इसकी घूर्णन गति क्या होती है आपकी, कम होती है। कौन से की, सैलिएंट पोल प्रकार का आर्मेचर। इसका उपयोग कहां पर करेंगे अपन, हाइड्रो टरबाइन जनरेटर के अंदर क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है आपका थर्मल टरबाइन जनरेटर। थर्मल टरबाइन जनरेटर के अंदर क्या किया जाता है, पानी के बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उस पानी की सहायता से क्या बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, भाप। इस भाप को इस टरबाइन की ब्लेड के ऊपर क्या किया जाता है, डाला जाता है। जब टरबाइन के ऊपर भाप को डाला जाता है तो उस भाप की गति, भाप के कारण वो टरबाइन क्या होने लग जाता है, घूमने लग जाता है। अब इस टरबाइन के साथ इस जनरेटर के आर्मेचर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही थर्मल टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा और जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा तो उस जनरेटर के अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। थर्मल टरबाइन के अंदर हम क्या करते हैं, तो थर्मल टरबाइन के अंदर हम सिलेंड्रिकल रोटर का उपयोग करते हैं। कौन से का, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल आर्मेचर यानी कि बेलनाकार, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार आर्मेचर का उपयोग करते हैं। अब बेलनाकार आर्मेचर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी क्या होती है, इसकी अक्षीय लंबाई तो क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। इसकी अक्षीय लंबाई ज्यादा होती है लेकिन इसका व्यास क्या होता है आपका, कम होता है। इसकी घूर्णन गति क्या होती है, ज्यादा होती है। तो n बराबर क्या होता है, 120 f बटे क्या होता है, p। तो इसके अंदर पोल की संख्या कम तो इसकी घूर्णन गति क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। कौन से की, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार रोटर बोल सकते हो या फिर सिलेंड्रिकल या बेलनाकार आर्मेचर बोल सकते हो आप। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका, थर्मल टरबाइन। तीसरा क्या हो गया आपका, डीजल इंजन जनरेटर। ये आपके दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। अपने दुकानों के आसपास शादी ब्याह के अंदर आपने देखा होगा कि जनरेटर के साथ एक डीजल इंजन को जोड़ दिया जाता है।
अब उस डीजल इंजन को पहले चलाया जाता है, डीजल इंजन की शाफ्ट के साथ जनरेटर की शाफ्ट जुड़ी होती है। जैसे डीजल इंजन की शाफ्ट घूमती है तो जनरेटर का आर्मेचर घूमता है, और जब जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा तो उसके आर्मेचर के घूमने के कारण फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र कटेगा, और फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र के कटने के कारण उसके आर्मेचर के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर डीसी ये जनरेटर है, इसको अपन यांत्रिक ऊर्जा किसकी सहायता से दे रहे हैं? डीजल इंजन की सहायता से दे रहे हैं। इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा किसकी सहायता से दे रहे हैं? थर्मल टरबाइन की सहायता से दे रहे हैं। इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा किसकी सहायता से दे रहे हैं? हाइड्रो टरबाइन की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। इस कारण प्राइम मूवर के आधार पर जो जनरेटर होते हैं वो कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है हमने? 3 प्रकार से। चीजें क्लियर हुई? बेसिक्स है, आपको सबको ध्यान रखना है कि एक प्राइम मूवर के आधार पर एक हाइड्रो टरबाइन जनरेटर होता है, दूसरा थर्मल टरबाइन जनरेटर होता है, तीसरा होता है डीजल इंजन। इतना क्लियर है आपका? ये जरूर याद रख लेना कि हाइड्रो टरबाइन जनरेटर के अंदर सैलेंट प्रोपेल के आर्मेचर का उपयोग करते हैं, जबकि थर्मल टरबाइन जनरेटर के अंदर सिलेंड्रिकल आर्मेचर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है आपका उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर देखेंगे? तो दूसरा हम वर्गीकरण देखेंगे उत्तेजना प्रणाली। उत्तेजना प्रणाली का मतलब है कि फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना, कि हम फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं वो हम किस प्रकार से उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए, फील्ड वाइंडिंग के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र है वो 2 प्रकार से उत्पन्न करते हैं। एक तो हम करते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र होता है, और एक होता है स्व उत्तेजित जनित्र। तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जनरेटर होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो जनित्र आता है वो तो आता है आपका पृथक उत्तेजित जनित्र। पहला कौन सा आता है? तो पहला जनित्र आता है आपका पृथक उत्तेजित जनित्र आता है। कौन सा? पृथक उत्तेजित जनित्र। दूसरा जनित्र कौन सा आता है? तो दूसरा जनित्र आता है, इसके अंदर आता है स्व उत्तेजित जनित्र। दूसरा कौन सा आता है आपका? स्व उत्तेजित। दूसरा जनित्र आता है आपका स्व उत्तेजित जनित्र। तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जनरेटर आपका कितना प्रकार का? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पृथक उत्तेजित जनित्र, और दूसरा होता है कौन सा? स्व उत्तेजित जनित्र। अब पृथक उत्तेजित जनित्र को समझते हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्या होगा? एक तो फील्ड वाइंडिंग होगी। क्या होगी? एक तो फील्ड वाइंडिंग, और एक क्या होगी? आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी। एक क्या होगी? आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। तो जनरेटर के अंदर 2 ही वाइंडिंग होती है, एक तो फील्ड वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है? आपके आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो ये वाली जो वाइंडिंग है ये तो है आर्मेचर वाइंडिंग, और ये वाली जो वाइंडिंग है ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग। चीजें समझ में आई? अब पृथक उत्तेजित है मतलब अलग से इसको फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई दे रहे हैं, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग को अपन क्या करेंगे? अलग से किसी बैटरी के साथ या किसी जनरेटर के साथ जोड़कर इसको अलग से क्या की जाती है? सप्लाई प्रदान की जाती है। अब जब इसकी फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से डीसी सप्लाई देंगे तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जब फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र में इस आर्मेचर को घुमाएंगे तो इस आर्मेचर के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, Eg। अब इस विद्युत वाहक बल को डायरेक्ट किसको दे दिया जाता है? लोड को दिया जाता है। इस विद्युत वाहक बल को डायरेक्ट किसको दिया जाता है? लोड को दिया जाता है। अर्थात आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को किसको दिया जा रहा है? लोड को। लेकिन आर्मेचर के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसकी फील्ड वाइंडिंग को नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है, पृथक है। इस कारण इस जनरेटर को क्या बोला है हमने? पृथक उत्तेजित जनित्र बोला है। कौन सा बोला है? पृथक उत्तेजित जनित्र। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज बन रहा है, जो विद्युत वाहक बल बन रहा है, उस विद्युत वाहक बल को हम फील्ड वाइंडिंग को नहीं दे रहे हैं। ये कौन सी वाइंडिंग है? आपकी फील्ड वाइंडिंग। तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर इस आर्मेचर के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल की सप्लाई को इस फील्ड वाइंडिंग को नहीं दिया जाता है। इस कारण इस जनरेटर को कौन सा जनरेटर बोला है हमने? पृथक उत्तेजित जनित्र बोला है। इसके फील्ड वाइंडिंग को अलग से किसी दूसरी बैटरी या जनरेटर की सहायता से सप्लाई दी जाती है। ये पृथक उत्तेजित जनित्र है, इसका उपयोग किया जाता है। एक विधि होती है डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि, जिसको बोलते हैं वार्ड लियोनार्ड विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? वार्ड लियोनार्ड विधि। इस वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर एक जनरेटर का उपयोग किया जाता है, और वो जो जनरेटर होता है वो जनरेटर कौन सा होता है? आपका पृथक उत्तेजित जनित्र होता है। तो आपसे अगर पूछे कि पृथक उत्तेजित जनित्र का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो पृथक उत्तेजित जनित्र का उपयोग वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर किया जाता है।
कहां पर किया जाता है? वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर पृथक उत्तेजित जनित्र का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपका? पृथक उत्तेजित जनित्र, इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं होती है। फील्ड वाइंडिंग अलग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग का सर्किट अलग होता है। फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से किसी बैटरी या जनरेटर की सहायता से सप्लाई देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग की सप्लाई को डायरेक्ट लोड को दिया जाता है। इस कारण इस जनरेटर को हमने पृथक उत्तेजित जनित्र कहा है, और ये पृथक उत्तेजित जनित्र है, इसका उपयोग वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर किया जाता है। फिर आता है आपका स्व उत्तेजित जनित्र। अगला कौन सा आता है आपका? स्व उत्तेजित जनित्र आता है। स्व का मतलब स्वयं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इस जनरेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उसको खुद की ही, उसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उसको उसकी फील्ड वाइंडिंग को प्रदान किया जाएगा। इस कारण इस जनरेटर को हमने क्या बोला है? स्व उत्तेजित जनित्र बोला है। अब ये स्व उत्तेजित जनित्र होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? स्थायी चुंबकीय जनित्र। एक तो होता है आपका स्थायी चुंबकीय जनित्र। जो स्व उत्तेजित जनित्र हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? तो स्व उत्तेजित जनित्र होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थायी चुंबकीय जनित्र, पहला तो कौन सा है आपका? स्थायी चुंबकीय जनित्र है। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है वैद्युत चुंबकीय जनित्र। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका वैद्युत चुंबकीय जनित्र। चीजें समझ में आई? स्व उत्तेजित जनित्र भी आगे जाके कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है स्थायी चुंबकीय जनित्र और दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय जनित्र। अब देखिए यहां पर नाम से पता चल रहा है स्थायी चुंबकीय, अर्थात स्थायी चुंबकीय जनित्र के अंदर हम फील्ड वाइंडिंग का उपयोग नहीं करेंगे। इस जनित्र के अंदर क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो स्थायी चुंबकीय जनित्र के अंदर फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। अब फील्ड वाइंडिंग नहीं है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र कहां से बनेगा? तो हम क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर डायरेक्ट क्या लगा देंगे? स्थायी चुंबक। इसमें फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर क्या लगाई जाती है? तो इसमें फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर लगाई जाती है डायरेक्ट स्थायी चुंबक लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? स्थायी चुंबक। इस कारण अब फील्ड वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग की जगह अपने चुंबक लिया, चुंबक का एक नॉर्थ पोल एक साइड लगा दिया, साउथ पोल एक लगा दिया, तो वाइंडिंग की जगह डायरेक्ट हमने क्या लगा दी? चुंबक लगा दी। तो इस कारण इस जनरेटर को हमने कौन सा बोला है? स्थायी चुंबकीय जनित्र बोला है। अब चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, कम होता है, फिक्स रहता है। इस कारण इस जनरेटर से हम एक सीमित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उत्पन्न रहता है, इस कारण इससे तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। स्थायी चुंबकीय जनित्र के अंदर क्या फायदा होता है? कि इससे तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जबकि विद्युत चुंबकीय जनित्र के अंदर क्या होता है? जैसे जैसे करंट का मान बढ़ता है वैसे वैसे फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र आपका अधिकतम होगा तब जाके वो जनरेटर अपना रेटेड वोल्टेज पैदा कर पाता है। जबकि स्थायी चुंबकीय जनित्र के अंदर जनरेटर है वो तुरंत रेटेड वोल्टेज पैदा कर लेता है। ये स्थायी चुंबकीय जनित्र का उदाहरण है आपका डायनामो। क्या है आपका? डायनामो। जो आपकी फोर व्हीलर्स गाड़ियां होते हैं, आपके जो भी बैटरियों को चार्ज करने के लिए जो स्थायी चुंबक वाला छोटा जनित्र होता है उसी को क्या बोला जाता है? डायनामो बोला जाता है। इस डायनामो के अंदर फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है, फील्ड वाइंडिंग की जगह क्या लगे होते हैं? इसके अंदर स्थायी चुंबक लगे होते हैं, और इससे जो वोल्टेज पैदा होता है उसकी सहायता से वाहनों की बैटरियों को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। तो स्व उत्तेजित जनित्र के अंदर पहला जनित्र हुआ कौन सा? स्थायी चुंबकीय जनित्र। समझ में आया आपका? अब स्थायी चुंबकीय जनित्र के बाद में दूसरा जनित्र आ जाता है आपका वैद्युत चुंबकीय जनित्र। विद्युत चुंबक का मतलब इसके अंदर हम फील्ड वाइंडिंग उपयोग करेंगे, उस फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देंगे, और डीसी सप्लाई देके जब वाइंडिंग के अंदर सप्लाई देंगे तो उस वाइंडिंग के अंदर क्या बनेगी? विद्युत चुंबक। इस कारण इस जनरेटर को हमने बोला है वैद्युत चुंबकीय जनित्र। अब इसके अंदर एक फील्ड वाइंडिंग होगी, एक कौन सी वाइंडिंग होगी? आर्मेचर वाइंडिंग। अब इस फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, तभी तो आर्मेचर वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल फील्ड वाइंडिंग में आएगा। भाई आर्मेचर वाइंडिंग के विद्युत वाहक बल को हमको किसको देना है? फील्ड वाइंडिंग को, क्योंकि ये जनरेटर कौन सा है आपका? स्व उत्तेजित है। खुद के अंदर जो वोल्टेज बन रहा है उसी से ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए हमको अलग से बैटरी लगानी पड़ रही है, लेकिन इस जनरेटर के अंदर अलग से बैटरी नहीं लगानी है। इस जनरेटर के आर्मेचर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसी विद्युत वाहक बल से ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। अर्थात
हमको आर्मेचर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग के साथ आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब आर्मेचर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग के साथ जोड़ने के आधार पर ये जनरेटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो जनरेटर आता है वो आता है आपका श्रेणी जनित्र। पहला जनित्र कौन सा आता है, तो पहला जनित्र आता है आपका श्रेणी जनित्र। दूसरा आता है आपका समांतर जनित्र। दूसरा कौन सा आता है आपका, तो दूसरा आता है आपका समांतर जनित्र। और तीसरा आता है आपका मिश्रित जनित्र। तीसरा कौन सा आता है आपका, मिश्रित जनित्र आता है। तीसरा कौन सा आता है आपका, मिश्रित जनित्र। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इन दोनों को आपस में जोड़ने के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के हो गए आपके, 3 प्रकार के। पहला आ गया आपका श्रेणी जनित्र, दूसरा हो गया आपका समांतर जनित्र और तीसरा आ गया आपका कौन सा, मिश्रित जनित्र। तो ये सब क्या है, आपका जनरेटर का वर्गीकरण होता है कि आपके जो जनरेटर होते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। अब ये मिश्रित जनित्र है वो भी आगे जाके 2 प्रकार का हो जाता है। एक तो होता है कम्युलेटिव प्रकार का और दूसरा होता है डिफरेंशियल प्रकार का। फिर कम्युलेटिव जनरेटर भी आगे जाके फिर 3 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा लेवल, एक हो जाएगा अंडर और एक हो जाएगा ओवर। तो ये सब जनरेटर हम एक एक जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने ओवरव्यू देखा कि जनरेटर का जो वर्गीकरण होता है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जनरेटर का सबसे पहले वर्गीकरण हम प्राइम मूवर के आधार पर करते हैं। प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रो टरबाइन जनरेटर होता है, थर्मल टरबाइन जनरेटर होता है, डीजल इंजन जनरेटर होता है। इनके नाम से पता चल रहा है, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर अपन पानी की सहायता से हाइड्रो टरबाइन को घुमाकर जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं तो वो जनरेटर हो जाएगा आपका हाइड्रो टरबाइन जनरेटर। यदि हम पानी की भाप की सहायता से टरबाइन को घुमाकर जनरेटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं तो वो जनरेटर हो जाएगा थर्मल टरबाइन। और यदि हम डीजल इंजन की सहायता से जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं तो वो हो जाएगा डीजल इंजन जनरेटर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जनरेटर 2 प्रकार का होता है। एक होता है पृथक उत्तेजित जनरेटर, दूसरा होता है स्व उत्तेजित जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनरेटर के अंदर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे से अलग अलग होती है, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से किसी बैटरी या जनरेटर की सहायता से डीसी सप्लाई देके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तथा इसकी आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को डायरेक्ट लोड में दिया जाता है। इस जनरेटर का जो उपयोग किया जाता है वो वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर किया जाता है। दूसरा होता है स्व उत्तेजित जनरेटर। स्व उत्तेजित जनरेटर के अंदर क्या होता है, ये जनरेटर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी चुंबकीय जनरेटर और दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय जनरेटर। स्थायी चुंबकीय जनरेटर के अंदर हम फील्ड वाइंडिंग का उपयोग नहीं करते हैं। फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगाते हैं, हम स्थायी चुंबक लगाते हैं। स्थायी चुंबक है जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। अब इस स्थायी चुंबकों का चुंबकीय क्षेत्र सीमित होने के कारण इसके अंदर कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के जो जनरेटर होते हैं वो डायनामो कहलाते हैं और इन डायनामो का उपयोग हम वाहनों की बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। दूसरा आता है आपका वैद्युत चुंबकीय जनरेटर। वैद्युत चुंबकीय जनरेटर के अंदर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उस विद्युत वाहक बल को फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रदान करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इस कारण इसे स्व उत्तेजित क्या कहते हैं, अपन जनरेटर कहते हैं। अब ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इन दोनों को आपस में जोड़ने के आधार पर इस जनरेटर को हम 3 प्रकार से बांट देते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा श्रेणी जनरेटर, दूसरा होता है हमारा समांतर जनरेटर और तीसरा होता है हमारा मिश्रित जनरेटर, यानी कि कंपाउंड जनरेटर बोल सकते हो उसको। मिश्रित की जगह क्या बोल सकते हो आप, इसको कंपाउंड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, कंपाउंड जनरेटर। तो तीसरा हमारा जनरेटर कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जनरेटर है वो आगे जाके फिर कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 प्रकार का हो जाता है। एक बन जाता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा बन जाता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी है वो आगे जाके फिर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, एक होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर और एक होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। और ये डिफरेंशियल और कंपाउंड जनरेटर है, इनके अंदर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड इन दोनों को जोड़ने के आधार पर भी ये जनरेटर 2 प्रकार के हो जाते हैं, जिनमें एक हम जानते हैं शॉर्ट शंट के नाम से और दूसरा हम जानते हैं लॉन्ग शंट के नाम से। तो इतने सारे जनरेटर है। अब हमको एक एक जनरेटर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक एक जनरेटर के अंदर जो जो विशेषताएं होती है, उनका उपयोग क्या होता है, कहां पर उनका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से उसके अंदर संरचना होती है, उन सब चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है। चीजें क्लियर।
तो देखिए ये टरबाइन के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगा। अपन का जो मेन आपका जनरेटर आता है वो जनरेटर शुरू होते हैं आपके यहां से, और इसके अंदर भी हम जो मेन जनरेटर पढ़ेंगे वो वैद्युत चुंबकीय जनरेटर पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी एग्जाम्स के अंदर इन 3 जनरेटर से अंदर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो हमारी एक बेसिक्स नॉलेज के लिए, लेकिन मुख्य रूप से हमारे जनरेटर कौन से होते हैं, तो वैद्युत चुंबकीय जो जनरेटर होते हैं उन्हीं के बारे में हमको क्या होता है डिस्कस करना होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में भी आपको लिखवा देता हूँ। तो टॉपिक डालोगे आप जनित्र का वर्गीकरण। जनित्र के वर्गीकरण के अंदर फर्स्ट टॉपिक डालोगे आप प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर का वर्गीकरण, और प्राइम मूवर के आधार पर आप लिखोगे कि जनरेटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हाइड्रो टरबाइन जनित्र, दूसरा होता है आपका थर्मल टरबाइन जनित्र, और तीसरा होता है आपका डीजल इंजन जनित्र। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहेगा। तो सबसे पहले लिखना है क्या, हाइड्रो टरबाइन जनित्र। हाइड्रो टरबाइन जनित्र के अंदर क्या होगा, इस जनित्र में पानी की सहायता से, पानी की सहायता से टरबाइन को घुमाकर, टरबाइन को घुमाकर यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिर लिखना इसमें प्रयुक्त, इसमें सेलिएंट इसमें सेलिएंट पोल प्रकार के आर्मेचर का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तीसरा लिख लेना इसकी घूर्णन गति, इसकी घूर्णन गति क्या होती है आपकी, कम होती है। इसकी घूर्णन गति क्या होती है आपकी, कम। पहला टरबाइन हो गया आपका हाइड्रो टरबाइन जनित्र। आपको इसके अंदर यही याद रखना है, इस जनित्र में पानी की सहायता से टरबाइन को घुमाकर यांत्रिक ऊर्जा क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। दूसरे के अंदर लिखोगे, दूसरा आपका है थर्मल टरबाइन जनित्र। दूसरा कौन सा है, थर्मल टरबाइन जनित्र। तो थर्मल टरबाइन जनित्र के अंदर क्या लिखोगे, इस जनित्र में, इस जनित्र में पानी की भाप से, पानी की भाप से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस जनरेटर में क्या करते हैं अपन, पानी की भाप से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। फिर याद रखोगे इसमें, इसमें बेलनाकार, बेलनाकार आर्मेचर का उपयोग करते हैं। कौन से का, बेलनाकार आर्मेचर का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। तीसरा टरबाइन कौन सा है, तो तीसरा जनरेटर है आपका डीजल इंजन जनरेटर। कौन सा है, डीजल इंजन जनरेटर। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इस जनरेटर में डीजल इंजन, डीजल इंजन की, डीजल इंजन की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें क्या होता है, डीजल इंजन की सहायता से क्या की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ये आपके हो गए प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर का वर्गीकरण, कि प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। एक और लिख लेना, प्राइम मूवर क्या होता है ये भी लिख लो। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर क्या होता है, जिस युक्ति की सहायता से, जिस युक्ति की सहायता से डीसी जनित्र को,
डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, प्राइम मूवर कहलाता है। तो जिस डिवाइस की सहायता से जनरेटर को क्या की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, वही क्या कहलाता है, आपका प्राइम मूवर कहलाता है। चीजें क्लियर आपकी। अगला हम वर्गीकरण देखेंगे सेकंड नंबर पे, नोट करो इसको। देखिए अगला जो वर्गीकरण हम देखेंगे वो देखेंगे उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। ठीक है, अगला वर्गीकरण है आपका सेकंड नंबर पे, वो आता है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। कौन सा आता है आपका, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। अब उत्तेजना प्रणाली के आधार पर सबसे पहला जो जनरेटर आता है वो आता है आपका पृथक उत्तेजित जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर यानी कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम बना लेना इसके अंदर। ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, इसके फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से एक बैटरी के माध्यम से डीसी सप्लाई प्रदान कर रहे हैं। ये इसकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो भी सप्लाई पैदा होगी उस सप्लाई को हम एक लोड को क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ये आर्मेचर को हम यहां से क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे। तो जब इसको हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा Eg, और इस विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ से एक धारा प्रवाहित होगी जिसको कहेंगे आर्मेचर धारा, और यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी आपकी लोड धारा। सॉरी, ठीक है। तो ये तो कौन सी वाइंडिंग होगी आपकी, तो ये वाइंडिंग तो होगी आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये वाइंडिंग तो कौन सी होगी आपकी, फील्ड वाइंडिंग। और ये वाली वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी, तो ये वाइंडिंग होगी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। ये वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी आपकी, आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इस जनित्र में या इस जनित्र की फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे से पृथक रहती है। एक दूसरे से क्या होती है, पृथक मतलब अलग अलग होती है। देखिए फील्ड वाइंडिंग अलग है, आर्मेचर वाइंडिंग अलग है। दूसरा, इसकी फील्ड वाइंडिंग में इसकी फील्ड वाइंडिंग में बाह्य बैटरी या डीसी जनित्र की सहायता से धारा प्रवाहित कर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर हम अलग से किसी बैटरी या जनरेटर की सहायता से हम इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और फिर धारा प्रवाहित करके हम अलग से उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहे हैं। इस कारण इस जनरेटर को कौन सा जनरेटर बोला है हमने, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर बोला है। फिर इस जनरेटर का उपयोग
इस जनित्र का उपयोग वार्ड लियोनार्ड विधि में किया जाता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर का उपयोग कहां पर करेंगे हम अपन? वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर इस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर पहला हमारा जनरेटर पृथक उत्तेजित जनरेटर आपका कंप्लीट होता है। अगला हमारा जो उत्तेजना प्रणाली के अंदर जो जनरेटर आता है वो आता है आपका स्व उत्तेजित जनरेटर। सेकंड प्रकार कौन सा है इसके अंदर? तो इसके अंदर सेकंड प्रकार है आपका स्व उत्तेजित जनरेटर, यानी कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड मतलब स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित मतलब खुद के अंदर ही खुद के विद्युत वाहक बल, खुद की विद्युत धारा से ही वो फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। अब स्व उत्तेजित जनरेटर भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका स्थायी चुंबकीय जनरेटर। स्थायी चुंबकीय जनरेटर पहला कौन सा आता है स्व उत्तेजित जनरेटर के अंदर भी? स्थायी चुंबकीय जनरेटर, यानी कि परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थायी चुंबक प्रकार का। तो क्या लिखोगे अब? इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता। इस जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्या लिखोगे? इसमें फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर क्या किया जाता है? स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। फिर इसमें चुंबकीय क्षेत्र सीमित होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र सीमित रहता है। फिर इससे या फिर इसमें तुरंत रेटेड विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग डायनमो के रूप में वाहनों की बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। इस जनरेटर का उपयोग डायनमो के रूप में अपन क्या करते हैं? वाहनों की बैटरी चार्जिंग में इस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया? आपका स्थायी चुंबकीय जनरेटर हो गया। तो स्व उत्तेजित जनरेटर के अंदर पहला जो जनरेटर था आपका स्थायी चुंबकीय जनरेटर, वो कंप्लीट होता है। दूसरा है कौन सा? वैद्युत चुंबकीय जनरेटर। अगला कौन सा है आपका? वैद्युत चुंबकीय जनरेटर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर यानी कि वैद्युत चुंबकीय जनरेटर। अब देखो नाम से पता चल रहा है वैद्युत चुंबक, यानी कि इस जनरेटर के अंदर अपन क्या करते हैं, वैद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो इस जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कौन सी वाइंडिंग में उत्पन्न होगा, फील्ड वाइंडिंग में, अर्थात इस जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग भी प्रयोग की जाएगी और आर्मेचर वाइंडिंग भी प्रयोग की जाएगी। अब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, इनके संयोजन के आधार पर भी हम जनरेटर का वर्गीकरण करते हैं। तो आगे हम लिखेंगे क्या, आगे आपको लिखना है विद्युत चुंबकीय जनरेटर के अंदर ही लिखना है, इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर, के संयोजन के आधार पर जनरेटर तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, जिसमें हम पहला लिखेंगे श्रेणी जनरेटर यानी कि सीरीज जनरेटर। दूसरा हम लिखेंगे समांतर या फिर शंट जनरेटर, शंट जनरेटर। और तीसरा हम लिखेंगे कंपाउंड जनरेटर। तीसरा हम कौन सा देखेंगे, कंपाउंड जनरेटर। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, कौन कौन सी, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, इन दोनों को आपस में जोड़ने के आधार पर जनरेटर हमने कितने प्रकार के बताए, तीन प्रकार के। पहला होता है श्रेणी जनरेटर, दूसरा होता है शंट, तीसरा होता है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जनरेटर भी आगे जाके कितने भागों में, दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफरेंशियल, कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा होता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। दूसरा कौन सा होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और पहला होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो अब हम क्या करेंगे, श्रेणी जनरेटर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपका जो सीरीज जनरेटर होता है वो किस प्रकार से होता है। चीजें क्लियर हुई यहां तक की? तो ये सब हमारे जनरेटर के क्या थे, वर्गीकरण थे। अब हम देखेंगे कौन सा, श्रेणी जनरेटर के बारे में। हमारा जो पहला जनरेटर आता है वो आता है हमारा श्रेणी जनरेटर यानी कि सीरीज जनरेटर। तो एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इस श्रेणी जनरेटर है वो वैद्युत चुंबकीय जनरेटर है,
और इस वैद्युत चुंबकीय जनित्र के अंदर हम दो वाइंडिंग जरूर काम में लेंगे, एक होगी फील्ड वाइंडिंग, दूसरी होगी आर्मेचर वाइंडिंग। और इस फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर ही हमने इस जनरेटर को कौन सा जनरेटर कहा है, सीरीज जनरेटर। तो सबसे पहली बात हमको ये याद रखनी है कि इस जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। दोनों वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, इस कारण ही इस जनरेटर का नाम क्या रखा गया है, श्रेणी जनित्र रखा गया है। तो सबसे पहली लाइन आपको याद रखनी है क्या, इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। चीजें क्लियर। इस जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो दोनों वाइंडिंग आपस में कौन से क्रम में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। इस कारण इस जनरेटर को हमने कौन सा जनरेटर कहा है, श्रेणी जनरेटर कहा है। अब इसकी हम संरचना देखेंगे सबसे पहले कि श्रेणी जनरेटर होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, एक तो होगी इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग, तो मैंने ये बनाई आपके सामने आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है ये, आर्मेचर। आर्मेचर को हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। आर्मेचर को हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो मैं इसकी सहायता से यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा दे रहा हूँ। यहां से मैं आर्मेचर को क्या कर रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इस आर्मेचर वाइंडिंग और एक क्या होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, एक क्या होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। तो एक तो होगी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी कौन सी होगी आपकी फील्ड वाइंडिंग। तो ये वाली जो वाइंडिंग है ये तो है आपकी फील्ड वाइंडिंग, ये तो कौन सी वाइंडिंग है आपकी, फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी, ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को अपन ने प्राइम मूवर की सहायता से जोड़कर यहां से क्या कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर क्या काम करेगी, तो ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का काम करेगी। तो इस जनरेटर के अंदर ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इन दोनों को हमने कौन से क्रम में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। इस कारण इस जनरेटर को हम कौन सा जनरेटर कहते हैं, सीरीज जनरेटर कहते हैं। अब देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी है और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। अगर इस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल इस फील्ड वाइंडिंग में से होते हुए किसके सिरों पर पहुंचेगा, लोड के अंदर। यहां पर अपन क्या लगाएंगे, इनके सिरों पर लोड। तो मैंने यहां पर ये लगा दिया क्या, आपका लोड। तो जब इस आर्मेचर को इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाएंगे तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या बनेगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इस विद्युत वाहक बल के कारण इसके अंदर एक धारा प्रवाहित होगी, उस धारा को कहेंगे आर्मेचर धारा। अब ये आर्मेचर धारा यहां से होती हुई किसके अंदर जाएगी, इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर जाएगी, श्रेणी वाइंडिंग के अंदर जाएगी। तो इस विद्युत धारा को मैं बोल दूंगा श्रेणी विद्युत धारा। यहां से ये धारा आगे बढ़ के किसके अंदर जाएगी, लोड के अंदर जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी लोड धारा। तो यहां पर देखिए, ये आर्मेचर, ये फील्ड वाइंडिंग और ये लोड, ये तीनों आपस में कौन से क्रम में जुड़े गए हैं, तो तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस कारण इस जनरेटर को हमने श्रेणी जनरेटर तो बोला, लेकिन क्या होगा, तीनों जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तीनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, समान होगा। और अगर मैंने इस फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध को यहां पर ज्यादा रखा तो यहां से जो धारा जाएगी उसके कारण इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा खर्च होगा। तो इस लोड को यहां से जो वोल्टेज पैदा हो रहा था वो पूरा का पूरा वोल्टेज यहां पर नहीं मिल पाएगा। हम क्या चाहते हैं कि इस जनरेटर के अंदर यहां पर मान लेते हैं 200 वोल्टेज पैदा हुआ। कितना वोल्टेज पैदा हुआ, 200। तो हम तो ये चाहेंगे कि इस लोड को पूरा का पूरा वोल्टेज मिले, यानी कि 200 का 200 वोल्टेज है, जितना वोल्टेज पैदा हो रहा है उतना का उतना वोल्टेज ही क्या मिले लोड को। वो कब संभव हो सकता है, जब इस आर्मेचर के अंदर, जब इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप ना हो, कोई भी वोल्टेज में कमी ना हो, तब तो लोड को क्या मिलेगा, पूरा का पूरा वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो गया, मान लेते हैं इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर 50 वोल्टेज का
ड्रॉप हो गया, इस फील्ड वाइंडिंग ने 50 वोल्टेज को क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो अब लोड को क्या मिलेगा, 200 वोल्टेज यहां पर पैदा हो रहा है। फील्ड वाइंडिंग ने कितना वोल्टेज खर्च कर दिया, 50। किसके कारण खर्च होगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का कुछ न कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अब जब फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा तो उस प्रतिरोध के कारण इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप पैदा होगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा ISE और RSE के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। तो अगर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध मेरा ज्यादा हो गया, अगर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो इसके अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्यादा हो जाएगा, और यदि इसने 50 वोल्टेज खर्च कर दिया तो मेरे को लोड पर कितना वोल्टेज मिलेगा, केवल 150 वोल्टेज मिलेगा। अर्थात लोड को पूरा का पूरा वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। कब प्राप्त नहीं होगा, यदि इस सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा। क्योंकि सीरीज वाइंडिंग का यदि प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो लोड को पूरा का पूरा वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितना वोल्टेज पैदा हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज किसके पास पहुंचे, लोड के पास। तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कब पहुंचेगा, जब इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप के अंदर क्या हो, कमी कम से कम हो। अब कमी कब होगी, जब इस सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा, कम। अगर सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, कम होगा। अगर इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ, मान लेते हैं इसके अंदर केवल 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का, तो अब लोड को कितना वोल्टेज मिल जाएगा, यहां से 195 वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या रहे, कम से कम रहे। तो हम क्या चाहेंगे कि इस सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या रहे, कम से कम रहे। तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के मान में कमी करने के लिए हम सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध को क्या रखते हैं, अपन कम रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रतिरोध को कम। इसको मैं मिटा देता हूं। अब प्रतिरोध कम कब होगा, देखिए अपन प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा है, आर बराबर क्या होता है, रो गुणा एल अपॉन क्या होता है, ए। हम क्या चाहते हैं कि सीरीज वाइंडिंग का ये प्रतिरोध है ये क्या रहे, कम रहे। सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या रहे, कम। तो कम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई को भी कम करना पड़ेगा, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके मान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तभी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम। क्योंकि प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब हो गया मोटाई, क्या हो गई आपकी मोटाई। तो यदि तार की मैं मोटाई बढ़ा दूंगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। और अगर प्रतिरोध कम हो गया तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम। अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो लोड को, यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा हो रहा था वो पूरा का पूरा वोल्टेज किसको मिल जाएगा, लोड को। तो इस कारण हम क्या करते हैं, इस सीरीज वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, मोटे तार से बनाते हैं। कौन से तार से बनाते हैं, मोटे तार से। और इसकी लंबाई भी हमको क्या रखनी है, कम रखनी है। क्योंकि लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। अगर इसकी लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम। लंबाई कम मतलब इसके अंदर हम जो फेरे लगा रहे हैं वो फेरे क्या लगा देंगे, अपन कम लगाएंगे। फेरे कम लगाएंगे तो इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। और लंबाई कम हो जाएगी तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर हम फेरों की संख्या भी कम रखते हैं, और इसको अपन कौन से तार से बनाते हैं, मोटे तार से बनाते हैं। तो चीजें क्लियर हुई कि सीरीज वाइंडिंग को मोटे तार और कम फेरों के साथ क्यों बनाया जाता है। क्योंकि जब मोटे तार और कम फेरों के साथ बनाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज खर्च हो रहा है उसका मान क्या होगा, कम। जब यहाँ पर वोल्टेज कम खर्च होगा तो लोड को क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होगा। इस कारण सीरीज जनरेटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार और कम फेरों वाली बनाई जाती है। चीजें क्लियर हुई। इसको मैं पहले आपको नोट करवा देता हूं, फिर अगले टॉपिक्स पर चलेंगे, ठीक है। इस जनित्र की सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध, या फिर सीरीज वाइंडिंग में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप का मान कम करने के लिए इसे मोटे तार, इसे मोटे तार
वह कम फेरों वाली बनाई जाती है, जिससे सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम हो जाता है। तो सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो सीरीज वाइंडिंग है उसको हम मोटे तार और कम फेरों वाली बनाते हैं। अब मोटे तार कम फेरों वाले बनाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो लोड को क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो सीरीज जनरेटर की या श्रेणी जनरेटर है उसकी सीरीज वाइंडिंग है उसको मोटे तार और कम फेरों वाली बनाई जाती है। तीसरा क्या लिखोगे, इस जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग, इस जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित रहते हैं। इस जनरेटर के अंदर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग और लोड। ये रही आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, ये रहा आपकी सीरीज वाइंडिंग, ये रहा लोड। ये तीनों आपस में कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में। फिर याद रखोगे अगला, इस जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, IA। सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, ISC। और लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, IL। इन तीनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी धाराओं का मान क्या होता है, बराबर। तो ये तो रही आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, ये सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, और ये लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। इन तीनों धाराओं का मान क्या होता है, आपका बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे ये वाली लाइन कि सीरीज जनरेटर के अंदर आर्मेचर करंट, सीरीज वाइंडिंग के अंदर करंट और लोड करंट, इन तीनों करंट का मान क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो ये चीजें नोट किया आपने, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लाइन में से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए प्रत्येक लाइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने, अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सीरीज जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हम देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में क्या संबंध होता है। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब तो होता है आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसको तो हम कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये वाला विद्युत वाहक बल। ये जो ईजी विद्युत वाहक बल है ये तो क्या है, आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है। क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब आर्मेचर के अंदर इतना वोल्टेज पैदा हो रहा है। फिर ये है लोड, इस लोड के सिरों पर मेरे को जो वोल्टेज मिलेगा वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। लोड के सिरों पर जो वोल्टेज मिलेगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज। और इस टर्मिनल वोल्टेज को हम किससे लिखेंगे, VT से लिखेंगे। तो VT क्या है, आपका टर्मिनल वोल्टेज है। VT क्या चीज है, आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो हम देखेंगे कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल और इस टर्मिनल वोल्टेज में क्या संबंध होता है। तो देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग है, ये भी वाइंडिंग है, तो इस वाइंडिंग का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। तो मैं इसको प्रतिरोध को लिखूंगा RA से। RA यहाँ पर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध है। ऐसे सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध है उसको मैं लिखूंगा RSE से। सीरीज वाइंडिंग के प्रतिरोध को किससे लिखूंगा, RSE से। आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसको लिखूंगा IA से। सीरीज वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसको लिखूंगा ISC से। देखिए, जहां पर भी प्रतिरोध होगा वहां पर कुछ न कुछ वोल्टेज का ड्रॉप अवश्य होगा। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग का भी प्रतिरोध कम होता है, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दोनों वाइंडिंगों का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम। लेकिन इन वाइंडिंग के अंदर कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो होगा। तो जो वोल्टेज यहाँ पर ये पैदा हुआ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 200 वोल्टेज पैदा हुआ। कितना वोल्टेज पैदा हुआ, 200। अब 200 वोल्टेज आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा हुआ। अब आर्मेचर वाइंडिंग का कुछ न कुछ प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के कारण इस वोल्टेज के अंदर क्या हो जाएगी, कमी। मान लेते हैं 2 वोल्ट का वोल्टेज है, वो आर्मेचर के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो गया। आर्मेचर में कितना वोल्टेज खर्च हो गया, 2 वोल्ट।
बचा हुआ कितना, 200 में से 2 वोल्ट खर्च हो गया तो बचा कितना, 198 वोल्टेज। अब 198 वोल्टेज किसके पास जाएगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पास। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी कुछ न कुछ क्या है, प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध के कारण यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगा, खर्च होगा। मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज खर्च हो गया आपका 3 वोल्ट। कितना खर्च हो गया आपका, 3 वोल्ट। कितना हो गया, 3 वोल्ट, या फिर यहाँ पर 3 वोल्ट मानिए, यहाँ पर मैंने माना 3 वोल्ट और यहाँ पर माना मैंने, अब यहाँ पर कितना वोल्ट खर्च हो गया आपका, 2 वोल्ट हो, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है ना, वो आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। अगर आपसे पूछे कि डीसी मशीन के अंदर सबसे कम किस वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है, तो सबसे कम जो वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है वो होती है आपकी सीरीज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है, सीरीज। अब जिसका प्रतिरोध कम होगा उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, कम। तो इसके अंदर 3 वोल्टेज, तो 197 वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग पास जाएगा, फील्ड वाइंडिंग 2 वोल्टेज को खर्च कर देगी। ये 2 वोल्टेज किसके कारण खर्च हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का। अब जो बचा हुआ वोल्टेज है वो मेरे को कहां पर मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वीटी पर। अब मेरे को कितना वोल्टेज मिलेगा, 195 वोल्टेज। तो मैंने कितना वोल्टेज पैदा किया स्टार्टिंग में, 200। कितना पैदा किया, 200। उसके अंदर आर्मेचर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो गया कितने वोल्ट का, 3 वोल्ट का। फिर किसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सीरीज वाइंडिंग के अंदर। सीरीज वाइंडिंग के अंदर कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट का। तो बचा हुआ वोल्टेज कितना आपका, 200 में से ये घटाओ तो कितना, 195 वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज होगा आपका, टर्मिनल वोल्टेज। बताइए होगा कि नहीं होगा। इतना वोल्टेज यहाँ पे पैदा हुआ, कुछ वोल्टेज ये खर्च करेगा, कुछ वोल्टेज ये खर्च करेगा। इन दोनों ने वोल्टेज खर्च करने के पश्चात बचा हुआ वोल्टेज कहां मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज, यही होगा। अब देखो इसको समीकरण रूप में कैसे लिखेंगे, अभी तो मैंने आपको संख्या के रूप में समझाया, लेकिन हमको तो इसको समीकरण के रूप में लिखना है कि Eg और Vt के रूप में। तो देखिए यहाँ पर पैदा होने वाला वोल्टेज कितना है आपका, 200 की जगह मैं कितना लिख दूंगा, Eg लिख दूंगा। कितना लिखूंगा, Eg। कितना वोल्टेज पैदा हुआ, Eg। अब आर्मेचर के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप का एक ही फॉर्मूला होता है कि जो करंट है उसको किससे गुणा कर दो, प्रतिरोध को। करंट को किससे गुणा कर दो, प्रतिरोध से। अब आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हैं तो आर्मेचर की ही करंट लेंगे और आर्मेचर का ही क्या लेंगे, प्रतिरोध। तो मैं क्या करूंगा, माइनस IA गुणा क्या लिख दूंगा, RA। ये क्या हो गया, ये हो गया आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। फिर आगे हम लिखेंगे सीरीज वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी, सीरीज वाइंडिंग। तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा IAC है और सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, RSC। तो इसके अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, ISC गुणा हो जाएगा RSC। ये क्या है आपका, सीरीज वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप है। अब बचा हुआ वोल्टेज मेरे को कहां मिलेगा, लोड पर, और लोड पर मेरे को कितना वोल्टेज मिल रहा है आपका, VT मिल रहा है। तो समीकरण क्या बन गई आपकी, Eg माइनस IARA माइनस ISCRE बराबर क्या बन गया आपका, VT बन गया। क्या बन गया, VT। अब देखिए सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है, IA बराबर ISC बराबर क्या होता है, IL होता है। यानी कि IA का मान किसके बराबर होता है, ISC के स्थान पर। तो ये जो ISC है इसके स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं, IA लिख देता हूं। तो क्या बन जाएगा, Eg माइनस IARA माइनस ISC। देखो IA बराबर क्या है आपका, ISC। तो ISC के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, IA, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर। तो IA गुणा हो जाएगा RSC बराबर हो जाएगा VT हो जाएगा। यहां पर भी IA है, यहां पर भी IA है, तो IA को अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने IA कॉमन ले लिया, माइनस का IA। तो यहां पर क्या बच गया आपका, RA, और यहां पर क्या बच गया, RSE बराबर किसके बराबर हो जाएगा, VT के बराबर। RA क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध। RSE क्या है, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध। फील्ड वाइंडिंग की जगह यहां पर सीरीज लिख लो। RSE क्या है आपका, तो सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध है। RSC क्या है, सीरीज वाइंडिंग प्रतिरोध। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों प्रतिरोध है, एक तो आर्मेचर का और एक सीरीज का, इन दोनों को जोड़ देता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, Eg माइनस IA गुणा लिख देता हूं R। इन दोनों प्रतिरोध की जगह मैं क्या लिख देता हूं, R बराबर लिख देता हूं क्या, VT। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया, सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर होता है Eg माइनस IA इंटू क्या होता है, RA होता है। टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर क्या हो जाएगा, Eg माइनस IA इंटू RA। तो फॉर्मूला लिख दूंगा मैं क्या, टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर होता है Eg माइनस IA गुणा क्या हो जाएगा, R। ये क्या हो गया, सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र हो गया। लेकिन यहां पर R बराबर क्या है,
तो यहाँ पर R बराबर है क्या, R बराबर है RA प्लस क्या है आपका RSE है। R की जगह क्या लिखा है मैंने, R की जगह क्या है RA प्लस क्या है RSE, RA प्लस RSE की जगह मैंने क्या लिखा है R। तो ये वाला फॉर्मूला आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र क्या होता है। तो सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर EG माइनस IA इंटू RA होता है। यहां से हम प्रेरित विद्युत भाग बल का मान भी निकाल सकते हैं, EG का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो देखिए तो ये तो हो गया आपका क्या, सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज। ऐसे कैसे लिख लेना, सीरीज जनित्र में टर्मिनल वोल्टेज, सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर EG माइनस IA। अब यहां से अगर मेरे को EG का निकालना है तो देखो VT बराबर क्या है EG माइनस क्या है IA इंटू R। किसका मान निकालना है, EG का। ये संख्या इधर किसकी है, माइनस की, माइनस वाली संख्या बराबर किस तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा EG बराबर हो जाएगा VT प्लस क्या हो जाएगा IA इंटू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सीरीज जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण। ये क्या है, सीरीज जनरेटर के अंदर क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण है। तो आपको एक तो ये याद रखना है, सीरीज जनरेटर के अंदर आर्मेचर धारा का मान सीरीज धारा और लोड धारा के बराबर होता है। दूसरा आपको ये याद रखना है, सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर EG माइनस IA इंटू RA होता है। तीसरा आपको ये याद रखना है कि सीरीज जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल EG बराबर VT प्लस क्या होता है IA इंटू क्या होता है RA होता है। क्या होता है, IA इंटू RA। ठीक है, आगे बात करते हैं। इतनी चीजें क्लियर। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं सीरीज जनरेटर की, वो विशेषताओं से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सीरीज जनरेटर के अंदर कुछ न कुछ विशेषता होती है। देखिए क्या विशेषता होती है, देखिए स्टार्टिंग में ये फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर या सीरीज वाइंडिंग है, इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होता है। किसका गुण होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व गुण। भाई जो वैद्युत चुंबकीय जनित्र होते हैं उन वैद्युत चुंबकीय जनित्र की फील्ड वाइंडिंग के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होता है। क्या, इसकी जो सीरीज वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है इसकी, सीरीज वाइंडिंग, इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर क्या होता है आपका, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी वाइंडिंग के ऊपर हम चुंबकन बल लगाते हैं तो इस वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यदि हम उस चुंबकन बल को हटाते हैं तो उस वाइंडिंग के अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण शेष रह जाता है। तो जो चुंबकीय गुण शेष रहता है उसी को अपन क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तो इसकी सीरीज वाइंडिंग के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व है। अब अवशिष्ट चुंबकत्व है, स्टार्टिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, बहुत ही निम्न मान का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो इसके अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण स्टार्टिंग में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है आपका, कम। अब स्टार्टिंग में चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि कम है और उस कम चुंबकीय क्षेत्र में जब इस आर्मेचर को हम घुमाते हैं तो इस आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, इस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो आर्मेचर वाइंडिंग है, उस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उस विद्युत वाहक बल का मान होता है लगभग, उस विद्युत वाहक बल का मान होता है लगभग 2 वोल्ट। कितना होता है, 2 वोल्ट। आपसे अगर पूछे कि सीरीज जनरेटर हो चाहे शंट जनरेटर हो चाहे कोई सा भी जनरेटर हो, उस जनरेटर के अंदर जब फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर कौन सा चुंबकत्व होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। इस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसका मान कितना होता है, तो सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग में जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसके कारण पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान लगभग 2 वोल्ट होता है। लगभग कितना होता है आपका, 2 वोल्ट। तो स्टार्टिंग में इस जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो विद्युत वाहक बल किसके कारण आता है, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। और अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण स्टार्टिंग में इसमें कितना वोल्टेज पैदा होता है, 2 वोल्ट। कितना वोल्टेज पैदा होता है, 2 वोल्ट। अगर मैं इसके सिरों पर ये लोड नहीं लगाता,
अगर इस जनरेटर के सिरों पर मैं क्या नहीं लगाता, अगर मैं इस सीरीज जनरेटर के सिरों पर लोड नहीं लगाता तो ये सर्किट यहां से क्या होता, ओपन सर्किट होता है। क्या होता है यहां से, ओपन। और ओपन सर्किट के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ओपन सर्किट के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होता है, 0। जब धारा का मान 0 होगा तो इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा ISE का मान भी कितना होगा, 0 होगा। और जब इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होगा तो इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई है उसका मान भी कितना होगा, 0। और जब इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाले फ्लक्स फाई का मान भी 0 होगा तो इस जनरेटर के अंदर है कोई वोल्टेज पैदा नहीं होगा। तो अगर सीरीज जनरेटर में स्टार्टिंग समय में मैंने लोड नहीं लगाया, यानी कि सीरीज जनरेटर को अगर मैं बिना लोड के चालू कर रहा हूं, सीरीज जनरेटर को यदि मैं नो लोड की स्थिति में चालू करता हूं तो सीरीज जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वो किसके कारण आता है, सिर्फ अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आता है। और उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो वोल्टेज बनता है उसका मान बहुत ही कम होता है, यानी कि लगभग 2 वोल्टेज पैदा करेगा। तो सीरीज जनरेटर को यदि हम नो लोड की अवस्था में चालू करते हैं, यानी कि सीरीज जनरेटर के ऊपर हमने लोड नहीं लगाया और उस जनरेटर को यदि हम चला रहे हैं तो उस सीरीज जनरेटर के अंदर पैदा होने वोल्टेज का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और वो वोल्टेज किसके बराबर होगा, केवल 2 वोल्ट के बराबर। अर्थात वो सीरीज जनरेटर अपना रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं कर पाएगा। इस कारण हम सीरीज जनरेटर को बिना लोड के चालू नहीं करते, क्योंकि बिना लोड के अगर इसको चालू करेंगे तो इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो इसके आर्मेचर के अंदर कोई रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं होगा। इस कारण क्या करते हैं, हम सीरीज जनरेटर के ऊपर पहले लोड लगाते हैं, सीरीज जनरेटर के सिरों पर पहले क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं। और लोड लगाने के बाद फिर इस सीरीज जनरेटर को अपन क्या करते हैं, चालू करते हैं। अर्थात सीरीज जनरेटर को अपन लोड की अवस्था के अंदर चालू किया जाता है। अब जैसे ही क्या होगा, लोड की अवस्था में आर्मेचर को घुमाएंगे तो स्टार्टिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसके अंदर वोल्टेज आएगा, वो वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट होगा। इस 2 वोल्ट के कारण इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर कुछ न कुछ धारा बहेगी, उस धारा के कारण इस चुंबकीय फ्लक्स का मान पहले की तुलना में क्या होगा, ज्यादा। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। जैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज बढ़ा तो फिर इसमें पैदा होने वाले करंट का मान फिर बढ़ेगा, फिर करंट का मान बढ़ेगा तो फिर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो धीरे धीरे वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाएगा। अर्थात सीरीज जनरेटर पे जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो उसके अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाता है। अब ये क्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर से बहने वाली धारा का मान बढ़ता रहेगा। और इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा का मान बढ़ने से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता रहेगा, तब तक इस जनरेटर के सिरों पर उत्पन्न होने वाले वोल्टेज का मान भी बढ़ता रहेगा। तो क्या ये स्थिति लगातार चलती रहेगी क्या, तो नहीं। एक अवस्था ऐसी आएगी जब इस सीरीज जो वाइंडिंग है ये अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी। सीरीज वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगी, चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब इस सीरीज वाइंडिंग के यदि अंदर मैं धारा का मान बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद। और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना बंद हो जाएगा तो इस जनरेटर के अंदर उत्पन्न होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात ये जनरेटर है वो अब अपना रेटेड वोल्टेज पैदा करने लग जाएगा। तो इस प्रकार सीरीज जनरेटर क्या करता है, आपका काम करता है। तो सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड की अवस्था में चालू करते हैं। अगर इसको नो लोड की अवस्था में चालू करेंगे तो ये रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं करेगा। तो ये वाली लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। आगे याद रखोगे आप क्या, सीरीज जनरेटर को लोड की अवस्था में, लोड की अवस्था में चालू किया जाता है।
लोड की अवस्था में चालू किया जाता है। दूसरा, सीरीज जनित्र को नो लोड, सीरीज जनित्र को नो लोड की अवस्था में, नो लोड की अवस्था में चालू करने पर, नो लोड की अवस्था में चालू करने पर यह रेटेड वोल्टेज, उत्पन्न नहीं कर पाता। सीरीज जनरेटर को नो लोड की अवस्था में चालू करने पर यह रेटेड वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पाता। इस कारण इसको क्या किया जाता है, सीरीज जनरेटर को लोड की अवस्था में क्या किया जाता है, चालू किया जाता है। फिर आगे याद रखोगे, सीरीज जनरेटर पर लोड का मान बढ़ाने पर, लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता है। सीरीज जनरेटर के अंदर लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। फिर आपसे पूछे कि सीरीज जनरेटर का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो अगर इसके उपयोग की बात करें कि सीरीज जनरेटर का उपयोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस जनित्र का उपयोग डीसी पारेषण लाइन में बूस्टर जनित्र के रूप में, बूस्टर जनित्र के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इस कारण आपको याद रखना है कि डीसी जनित्र का उपयोग कहां किया जाता है, तो पारेषण लाइन में बूस्टर जनित्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब हम लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ वोल्टेज के अंदर क्या हो जाती है, कमी होती है, वोल्टेज में ड्रॉप होता है। अब जितना वोल्टेज में ड्रॉप हुआ है उस वोल्टेज को वापस बढ़ाने के लिए उस पारेषण लाइन में हम डीसी जनरेटर का बूस्टर जनित्र के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका डीसी जनित्र का क्या हो गया उपयोग। अगर आपसे पूछे कि डीसी जनरेटर है वो नो लोड की अवस्था में कितना वोल्टेज पैदा करता है, तो नो लोड की अवस्था में बहुत ही कम वोल्टेज यानी कि लगभग 2 वोल्टेज पैदा करता है। लगभग कितना वोल्टेज पैदा करता है, ये लगभग 2 वोल्ट उत्पन्न करता है। यही लिख लेना कि डीसी जनरेटर को जब हम नो लोड की अवस्था में चालू करते हैं तो ये रेटेड वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता। कितना वोल्टेज बनाता है, लगभग 2 वोल्ट का वोल्टेज क्या करता है, ये आपका उत्पन्न करता है। तो ये डीसी सीरीज जनरेटर की कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम क्या करेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर के ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाते हैं या फिर आर्मेचर करंट का मान बढ़ाते हैं तो इस टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो डीसी जनरेटर के जो बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जाते हैं वो इस टर्मिनल वोल्टेज VT और इस आर्मेचर करंट IA, इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, एक ग्राफ खींचा जाता है जिसे डीसी जनरेटर का बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। किस किस के बीच में खींचा जाता है, टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं, उसे हम डीसी जनरेटर का बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। अब उस ग्राफ से भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो चीज देखते हैं कि डीसी जनरेटर का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से खींचा जाता है। देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से और बहुत कुछ इसके अंदर आपको समझाया जाएगा, हर टॉपिक्स हर लाइंस आपको अच्छे से क्लियर कराई जाएगी। इस टॉपिक्स को आपको पढ़ने के बाद डीसी सीरीज जनरेटर से चाहे कैसा भी और किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस आ जाए, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से आउट होने वाला नहीं है। तो अब हम देखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर का बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र, बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र। यह है टर्मिनल वोल्टेज VT तथा आर्मेचर करंट
IA के बीच खींचा जाता है। ठीक है, देखिए ग्राफ खींच रहे हैं अपन। इधर ले लिया मैंने आर्मेचर करंट IA और इधर लिया है मैंने टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है, अब देखिए डीसी जनरेटर के अंदर हमको ध्यान रखना है, हमने देखा था EG बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल, EG बराबर क्या था आपका, तो VT प्लस क्या था आपका IA इंटू RA, या फिर हम कह रहे थे यहां से, या फिर IA इंटू R, और टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर क्या था आपका EG माइनस क्या था IA इंटू क्या था R था, ये था। तो अपन टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ खींच रहे हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज की समीकरण लिख ली हमने एक तो, कि डीसी जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर EG माइनस IA इंटू RA होता है। सीरीज जनरेटर के अंदर ये होता है, हमने अभी निकाली थी ये फॉर्मूला। दूसरा, डीसी जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण हमने लिखा था गई क्लास के अंदर, कि EG बराबर क्या होता है 5ZNP बटा क्या होता है 60 इंटू ए होता है। इसके अंदर क्या होता है ZP और 60A, इनका मान क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल EG है, उसका मान केवल phi और n इन दोनों के क्या होता है आपका समानुपाती होता है नहीं होता। तो इसके अंदर दूसरा आपको ये वाला याद रखना है कि डीसी जनरेटर के अंदर है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है EG, प्रेरित विद्युत वाहक बल EG है, उसका मान चुंबकीय फ्लक्स phi और आर्मेचर की घूर्णन गति n इन दोनों के क्या होती है समानुपाती होता है। दूसरी चीज याद रखना। तीसरा आपको याद क्या रखना है कि सीरीज जनरेटर के अंदर आर्मेचर करंट IA बराबर सीरीज करंट IA बराबर लोड करंट IL होता है। बताइए ये वाली तीन चीज होती कि नहीं होती। सीरीज जनरेटर के अंदर मैंने ये तीन समीकरण आपको अभी से पढ़ाए थे कि सीरीज जनरेटर के अंदर आर्मेचर करंट IA बराबर ISC बराबर क्या होता है IL होता है। सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर EG माइनस IA इंटू R होता है। सीरीज जनरेटर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल EG है जो phi और n के क्या होता है समानुपाती होता है। अगर आपको ये तीन समीकरण याद है तो आपको ये ग्राफ बनाने में कहीं भी समस्या नहीं आने वाली। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट का मान, स्टार्टिंग में यहां पर देखिए स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट का मान यहां पर क्या है 0 है। आर्मेचर करंट का मान क्या है 0 स्टार्टिंग में। इस स्टार्टिंग में इस आर्मेचर करंट का मान क्या है 0। आर्मेचर करंट का मान 0 है, मतलब इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि IA बराबर क्या है ISC है, IA बराबर क्या है आपका ISC। आर्मेचर करंट का मान 0 है तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी कितना होगा 0, क्योंकि दोनों करंट का मान क्या है बराबर, तो इसका मान 0 तो इसका मान भी क्या होगा 0। अब ISC का मान 0 हो गया तो हम जानते हैं कि इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स phi SE है उसका मान इस धारा के ऊपर ही तो निर्भर करेगा। तो अगर ISC का मान 0 हो गया तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स phi SE का मान भी क्या होगा आपका 0 होगा। बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। भाई स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट का मान यहाँ पर कितना होगा 0, हमने माना कि आर्मेचर करंट का मान कितना है 0 है, तो हम ये निकालेंगे कि आर्मेचर करंट का मान जब 0 है तो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान कितना होगा, इस VT का मान कितना होगा। तो मैंने देखा कि आर्मेचर करंट IA का मान 0 है तो IA बराबर क्या है ISC, IA बराबर ISC है तो IA का मान 0 तो ISC का मान भी क्या हो जाएगा 0। अब ISC क्या है सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है। अब सीरीज वाइंडिंग के अंदर जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स phi SE का मान भी कितना होगा 0 होगा। बताइए चीजें क्लियर। अब सीरीज वाइंडिंग के अंदर phi SE का मान 0 हो गया, मतलब सीरीज वाइंडिंग के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो रहा। अब जब सीरीज वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स नहीं है तो इस आर्मेचर को घुमाएंगे तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा, अर्थात कितना वोल्ट विद्युत वाहक बल पैदा होगा 0। लेकिन यहाँ पर 0 विद्युत वाहक बल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग के अंदर करंट का मान तो 0 है, इसके कारण इस करंट के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान तो 0 है, लेकिन इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर एक अवशिष्ट चुंबकत्व तो है। उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, कौन सा चुंबकत्व है यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व है, उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इस सीरीज जनरेटर के अंदर लगभग कितना वोल्टेज पैदा हो जाएगा 2 वोल्टेज पैदा होगा। कितना वोल्टेज पैदा होगा 2। तो जब आर्मेचर करंट IA का मान 0 होगा उस समय टर्मिनल वोल्टेज VT का मान 0 नहीं होगा,
टर्मिनल वोल्टेज VT का मान कितना होगा 2 वोल्ट। यानी कि मेरा जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं होकर कुछ ऊंचाई से होगा। मान लेते हैं ये कितना वोल्टेज है 2, तो ये वोल्टेज कितना है आपका 2 वोल्ट। अब ये वाला जो वोल्टेज आया है आपका 2 वोल्टेज आया है, ये 2 वोल्टेज यहाँ पर जो पैदा हुआ है ये किसके कारण पैदा हुआ है, तो ये पैदा हुआ है आपके अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। बताइए ये वाली चीजें समझ में आई कि आर्मेचर करंट का मान 0 होने पर भी, मैंने बोला था ना सीरीज जनरेटर पे लोड का मान 0 होने पर भी इस सीरीज जनरेटर के अंदर एक बहुत कम मान का वोल्टेज पैदा होता है। वो लगभग कितना वोल्ट होता है 2 वोल्ट होता है। ये किसके कारण आता है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। अब क्या होगा, जैसे ही मैं आर्मेचर करंट का मान बढ़ाऊंगा, अब यहां पर 0, अब मैंने आर्मेचर करंट का मान मैंने इतना बढ़ाया, अब जैसे ही मैंने आर्मेचर करंट का मान क्या किया बढ़ाया, अब आर्मेचर करंट का मान मैंने बढ़ाया तो बताओ सीरीज वाइंडिंग की करंट का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। यानी कि ISE का मान क्या होगा बढ़ेगा। ISE का मान बढ़ा, अब आर्मेचर करंट का मान माने बढ़ाया तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। अब सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। अब चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो गया तो इसमें फाई का मान बढ़ गया। किसका मान बढ़ गया, फाई का मान। तो आर्मेचर करंट मान बढ़ाने से इस सीरीज वाइंडिंग का करंट का मान बढ़ा, सीरीज वाइंडिंग के करंट का मान बढ़ने से फाई चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा। और हम जानते हैं कि यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल Eg है इस चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है समानुपाती। अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ गया तो इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और जब इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान बढ़ गया तो इस जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं आर्मेचर करंट के मान को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ना क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। अब जो जो आर्मेचर करंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ISE यानी कि सीरीज वाइंडिंग की करंट बढ़ेगी, सीरीज वाइंडिंग की करंट बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा। जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान बढ़ा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो एक जगह क्या होता है, जैसे जैसे मैं आर्मेचर करंट के मान को बढ़ाता हूं वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाता है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का पैदा हुआ। अब क्या होगा, यहां पर इस पॉइंट पे आने के बाद ये सीरीज वाइंडिंग है अब अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है। अब सीरीज वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच गई आपकी, चुंबकीय संतृप्त अवस्था। और चुंबकीय संतृप्त अवस्था कौन सी होती है, तो वो अवस्था जिस पर इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाने पर इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना बंद हो जाता है। उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहते हैं। तो जब तक फील्ड वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में नहीं पहुंचती है, जब तक फील्ड वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में नहीं पहुंचती है तब तक तो इस आर्मेचर करंट का मान बढ़ाने पर इस टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या होता है आपका बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही ये फील्ड वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है उसके बाद यदि मैं आर्मेचर करंट का मान बढ़ाता हूं, चुंबकीय संतृप्त अवस्था, ये कौन सी अवस्था होगी आपकी चुंबकीय संतृप्त अवस्था। अब चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद में यदि मैं आर्मेचर करंट का मान बढ़ाता हूं तो इस टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होने लग जाता है आपका घटने लग जाता है। ये सीरीज जनरेटर की विशेषता है, याद रखना कि सीरीज जनरेटर के अंदर जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे सीरीज करंट का मान बढ़ेगा। सीरीज करंट का मान बढ़ने से सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा जिससे आर्मेचर में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा, जब तक वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में नहीं पहुंचेगी। तो चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले आर्मेचर वाइंडिंग का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता है, लेकिन चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद में जैसे ही हम आर्मेचर वाइंडिंग का मान बढ़ाएंगे तो इस टर्मिनल वोल्टेज का मान घटने लग जाता है। अब ये टर्मिनल वोल्टेज का मान चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद में आर्मेचर वाइंडिंग का मान बढ़ाने पर इस टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता क्यों है, उसका जवाब मैं अभी आपको समझाता हूं। तो बताइए ये चीजें समझ में आई कि जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं। तो ये सीरीज जनरेटर का क्या है भाई, ये अभिलाक्षणिक वक्र है।
तो अभी तो हमने यही तो देखा कि सीरीज जनरेटर के अंदर जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट को बढ़ाया वैसे वैसे फाई का मान बढ़ा, फाई का मान बढ़ने से विद्युत भागबल का मान बढ़ा, विद्युत भागबल का मान बढ़ने से ईजी का मान बढ़ा, ईजी का मान बढ़ने से इस टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन एक चीज हम फिर भी यहां पर भूल रहे हैं कि यहां पर ये आई ए आर ए को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि आई ए आर ए भी तो है कि जैसे ही मैं आर्मेचर करंट का मान बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, आर्मेचर करंट का मान बढ़ाऊंगा तो इस आर्मेचर का कुछ न कुछ प्रतिरोध है ना। तो इस आर्मेचर का कुछ न कुछ प्रतिरोध है, तो मैंने लिख रखा है कि इस आर्मेचर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या है, आई ए इंटू क्या है, आर ए है। और आर बराबर क्या है आपको पता है, आर ए प्लस क्या है, आर एस ई, ये है कि नहीं। इसके अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का ये फॉर्मूला है कि नहीं, अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था कि आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस ई। अब यदि मैं आर्मेचर करंट का मान बढ़ाऊंगा तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान भी तो बढ़ेगा, और इसके साथ साथ इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, क्योंकि IA का मान बढ़ेगा तो IAC का मान भी बढ़ेगा, IAC का मान बढ़ेगा तो IARA यानी कि आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले इस वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब इस वाली को छोड़ो, आप इसको लेके चलो कि जब मैंने आर्मेचर करंट का मान बढ़ाया तो आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा, अर्थात इस आर्मेचर के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज खर्च हो जाएगा। अब जब आर्मेचर के अंदर वोल्टेज खर्च होगा तो टर्मिनल वोल्टेज पर वोल्टेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए यहां पर इस आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, घटता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज जनरेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध और सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्या होता है, कम। यानी कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध आर ए है और सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध आर एस है, इसका मान लगभग लगभग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। लगभग लगभग 2 या 3 ओम का प्रतिरोध होता है इसके अंदर, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम तक का प्रतिरोध हो सकता है। तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही कम। अब जब प्रतिरोध कम होगा तो इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप आई आर, जब आर का मान ही कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप के कारण प्रतिरोध तो क्या होता है, वो वोल्टेज घटता तो है, लेकिन ये सीरीज वाइंडिंग के कारण जो वोल्टेज बढ़ रहा है उसकी तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम घटता है। इस कारण इस घटने वाले वोल्टेज को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। लेकिन क्या होता है, ये कब तक होता है, जब तक सीरीज वाइंडिंग के फ्लक्स के कारण जो वोल्टेज पैदा हो रहा है उसका, जब तक वोल्टेज फाई का मान बढ़ता रहेगा तब तक तो इसका मान इसकी तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। लेकिन जब चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगा तो इस Eg का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। अब Eg का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब Eg का मान कांस्टेंट हो गया तो ये IARA के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, इसके कारण अब टर्मिनल वोल्टेज के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है तो इसके आर्मेचर के जो वोल्टेज ड्रॉप है IA इंटू RA, इसके कारण क्या हो जाता है, उसके टर्मिनल वोल्टेज के मान में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। तो इस वाले बिंदु को क्या बोलोगे आप, चुंबकीय संतृप्त अवस्था। तो देखिए चुंबकीय संतृप्त अवस्था में तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है आपका, इतना। लेकिन चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद में जब मैंने आर्मेचर वाइंडिंग को बढ़ाया करंट को, तो टर्मिनल वोल्टेज का मान इतना क्या हो गया, आपका घट गया। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज घटा है ये किसके कारण घटा है, आपका IA इंटू आर के कारण घटा है। किसके कारण घटा है ये, IA इंटू आर के। मतलब इतना जो टर्मिनल वोल्टेज के अंदर इतनी जो कमी हुई है, ये टर्मिनल वोल्टेज किसके कारण कम हुआ है, आपका IA के आर। तो ये क्या हो गया आपका, सीरीज जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र हो गया। समझ में आई। देखो वक्र के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 3 समीकरण याद रखनी है। इन तीनों समीकरण के अनुसार आपको चलना है कि यदि आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो सीरीज वाइंडिंग का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब सीरीज वाइंडिंग की करंट बढ़ेगी तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा तो उस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर विद्युत वाहक बल का मान Eg का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज Vt का मान भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ रही है वैसे वैसे सीरीज करंट बढ़ेगी, सीरीज करंट बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स का मान बढ़ेगा, वैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा वैसे विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, जैसे Eg बढ़ेगा तो वैसे टर्मिनल वोल्टेज क्या होता जाता है, बढ़ता बढ़ता जाता है। लेकिन एक अवस्था पर
आर्मेचर करंट का मान बढ़ने पर सीरीज करंट का मान तो बढ़ता है, लेकिन सीरीज करंट का मान बढ़ने से इस फाई का मान बढ़ना अब क्या हो जाता है, बंद। जब फाई के अब बढ़ना क्या हो गया, बंद, मतलब वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच गई। जब फाई बढ़ना बंद हो जाएगा तो ईजी का मान भी बढ़ना बंद हो जाएगा। अब ईजी का मान बढ़ना बंद हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वही अवस्था आ जाएगी। अब ईजी का मान तो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि फाई का मान क्या हो गया, कांस्टेंट। अब ईजी का मान कांस्टेंट हो गया तो अब इसके ऊपर आ जाओ कि अब यहां पर आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा, मतलब माइनस वाली संख्या का मान बढ़ेगा तो वीटी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात टर्मिनल के संतृप्त अवस्था के बाद में टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, सीरीज जनरेटर हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर है आपका कि ये सीरीज जनरेटर का बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि सीरीज जनरेटर है, अपना रेटेड वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। एक सीरीज जनरेटर है, वो अपना रेटेड वोल्टेज क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, लेकिन अब वो चालू अवस्था में उसकी फील्ड वाइंडिंग यदि यहां से ओपन हो जाए, फील्ड वाइंडिंग यदि यहां से क्या हो जाए, ओपन। एक सीरीज जनरेटर है, वो अपना रेटेड वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, रेटेड वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, लेकिन उस कंडीशन में अगर ये सीरीज वाइंडिंग यहां से ओपन हो जाए तो बताइए इसके टर्मिनल वोल्टेज और प्रेरित विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या सीरीज जनरेटर की रनिंग अवस्था में, सीरीज जनरेटर की रनिंग अवस्था में फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर, सीरीज जनरेटर की रनिंग अवस्था में फील्ड वाइंडिंग है वो ओपन होने पर इस ईजी यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज, दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा आईएससी का मान कितना हो जाएगा, जीरो। और आईएससी का मान जीरो हो गया तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल या चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो। भाई जब इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर यहां से ओपन सर्किट हो गया तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई धारा ही नहीं बहेगी, तार ही टूट गया तो क्या फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा बहेगी क्या। अब जब धारा नहीं बहेगी तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा। अब इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण तो यहाँ पर कोई विद्युत वाहक भी पैदा नहीं होगा, लेकिन इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर अभी भी तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो है। देखो अवशिष्ट चुंबकत्व के लिए हमको किसी भी धारा की आवश्यकता नहीं होती। उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इस जनरेटर के सिरों पर या इस जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान तो लगभग कितना होगा, 2 वोल्ट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तो लगभग कितना होगा आपका, 2 वोल्ट होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल तो कितना होगा, लगभग 2 वोल्ट। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो देखिए यहां से विद्युत वाहक बल तो पैदा हो गया आपका 2 वोल्ट, लेकिन इस विद्युत वाहक बल के कारण यहां से आर्मेचर धारा आगे जाके लोड के अंदर कोई धारा ही नहीं बहेगी, इस लोड के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब लोड के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान भी कितना हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना होगा आपका, शून्य होगा। टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना होगा, शून्य। ये याद रखना कि सीरीज जनरेटर वो रनिंग अवस्था में काम कर रहा है, आपका रेटेड वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, उस अवस्था में यदि ये फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी तो क्या होगा, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो तो लगभग कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा आपका, शून्य होगा। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा आपका, शून्य। ठीक है, तो ये आपका सीरीज जनरेटर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला जो शंट जनरेटर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास काफी लंबी हो चुकी है। तो अगली क्लास के अंदर अपन शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जनरेटर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हमने बिल्कुल आराम से आपको समझाया है, फिर भी यदि आपको कोई टॉपिक्स कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो एक बार वीडियो को फिर वापस नॉर्मल स्पीड के अंदर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।